रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, क्लास 9th न्यू फिजिक्स की बुक है और जिसके चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 6 है भाई आज। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे। तो आज हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हम इस पर बात करेंगे भाई। इसको डिस्कस करने के लिए हम एक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेंगे कुछ इस तरह से कि हमारे पास समझें कि ये एक मीटर स्केल है और उसको हमने हॉरिजेंटली जो है किसी वेज के ऊपर, ठीक है, सेंटर से, ये वेज है और मैं इसको सी जी लिख रहा हूं। सी जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर ये बिल्कुल बैलेंस होगा। मतलब सादा लफ्जों में आपको जरा समझा देता हूं, कुछ इस तरह से हमने रखा है। ये ऐसे रखा हुआ है हमने, ठीक है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ऐसे स्केल को हमने प्लेस किया है हॉरिजॉन्टली। तो देखिए जी, इस पर हमने दो वेट हैं। एक वेट हमने यहां पर W1 और दूसरा वेट जो है हमने एक यहां पर जो है W2। दो वेट हैं, ठीक है, एक तरफ, और एक W3 वेट है जो कि हमने तकरीबन समझे कि यहां पर लिया है। ये W3। अब नेक्स्ट क्या है कि हमने हैंग कर दिया, कुछ इनको इस तरह से हैंग किया हुआ है कि इन दोनों, ये जो दोनों वेट्स हैं और ये जो वेट 3 है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं कि जैसे ऑलरेडी मतलब ये बैलेंस था। वेट यहां पर हैंग करने के बावजूद भी ये बैलेंस्ड होता है, ठीक है जी। तो ये ऐसा होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो फिर हम वेट को एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे मूव करके, यानी जहां पर वो बैलेंस हो जाए, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने एक बैलेंस, मतलब एक जो रॉड है, मीटर रॉड, उसको हमने बैलेंसिंग फॉर्म में विद वेट जो है वो रखा है। अब इस पर हम जरा डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आर्म क्या होता है। देखें, अगर हम देखें कि ये जो आपके पास वेट 1 है, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो ये जो आपका सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी, इससे आपका डिस्टेंस यहां से यहां तक का, इसका जो डिस्टेंस है वो मैं अगर कहता हूं कि ये L1 है, यानी जो आपका W1 है, W1 का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, L1, यानी इसका मूवमेंट आर्म सादा लफ्जों में। इस तरह से W2 जो है, ये अगर हम देखते हैं तो इसका यहां से सेंटर से अगर मैं देखता हूं तो कितना है, L2 मैंने इसको रख दिया, वो ये है। सेंटर से W2 का डिस्टेंस वो L2 है, यानी W2 का जो मूवमेंट आर्म है वो L2 है। इसी तरह से अगर W3 की तरफ आते हैं तो W3 का अगर हम सेंटर से देखते हैं कि भाई इसका कितना होगा, तो ये चाहे यहीं से आप इसको कर सकते हैं कि भाई ये यहां से लेकर ये आपका पॉइंट है, ये यहां तक, ये आपका L3 है। यानी सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है मीटर रॉड पर, जो लेंथ है, वो L3 से हमने इसको डिनोट किया। अब अगली बात जरा समझने वाली है, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो L1 है वो L1 क्या, मैं रीडिंग सारी बाद में कराऊंगा, पहले समझिए। L1 W1 का मूवमेंट है, ठीक है जी। यानी सादा लफ्जों में जो वेट 1 है उसका मूवमेंट क्या है, L1। तो अगर हम इसके टॉर्क की बात करें, टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म, ठीक है जी। अगर हम इसका W1 का बोलेंगे, इसका जो टॉर्क है वो अगर टाउ 1 है, तो टाउ 1 किसके इक्वल होगा, W1 मल्टीप्लाई बाय L1, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं W2 का देखता हूं तो W2 का जो है वो, अगर मैं कहता हूं कि ये टाउ 2 है, टाउ 2, तो वो क्या होगा, W2 मल्टीप्लाई बाय L2। और अगर W3 का देखें तो उसका क्या होगा, टाउ 3, वो होगा W3 मल्टीप्लाई बाय L3। ये तीनों का जो है वो मोमेंट आर्म होगा। लेकिन अगर हम यहां पर ये बात करें कि भाई ये कैसे बैलेंस है, तो ये दोनों वेट लेफ्ट साइड पर है, यानी इसका जो इफेक्ट है लेफ्ट साइड पर है, इस वेट का इफेक्ट राइट साइड पर है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पर दो वेट हैं और दो जो है हमारे पास इस वक्त जो है उनके टॉर्क, यानी इसका टॉर्क जो है वो फिर बनेगा, अगर हम देखें तो वो बनेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2, और ये किसके इक्वल है, अगर ये बैलेंस्ड है तो ये टाउ 3 के इक्वल
होगा। यानी हमारे पास सादा लफ्जों में अगर हम बात करें टाउ वन किसके इक्वल है, वो है W1 मल्टीप्लाई बाय L1 प्लस W टाउ टू किसके इक्वल है, W2 मल्टीप्लाई बाय L2 और टाउ थ्री किसके इक्वल होगा, W3 मल्टीप्लाई बाय L3। यानी सादा लफ्जों में अगर आपके पास W1 मल्टीप्लाई बाय L1 प्लस W2 मल्टीप्लाई बाय L2 इक्वल होगा W3 मल्टीप्लाई बाय L3 के, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो टॉर्क इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो आप देखें किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज। यानी हमारा टॉर्क यहां से क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सादा लफ्जों में अगर ये ज्यादा होता है तो रोटेशन किस तरफ होगी, क्लॉकवाइज। और अगर W1 W2 ज्यादा होते हैं, ये इन W3 से इनका अगर टॉर्क ज्यादा है तो फिर किस तरफ रोटेशन होगी, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी। रोटेशन किस तरफ होगी, एंटी क्लॉक, इसकी वजह से क्लॉकवाइज। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए भाई एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मोस्ट, ये हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और क्लॉकवाइज के लिए हम नेगेटिव लेते हैं, ये भी याद रखना है आपने हमेशा। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो फिर हमारा जो यहां जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है लेफ्ट साइड पर वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपका किसके इक्वल आ रहा है, फिर क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क। यानी आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के इफेक्ट के बराबर होगा, इक्वल होगा, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। समझ आ गई बात की। देखें बेटा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 4.4। ये आपकी नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 88 पर एग्जांपल नंबर 4.4। ये डिस्कस करेंगे भाई। इसके साथ इन्होंने एक फिगर जो है वो भी दी है, वो भी हम साथ बना लेते हैं। ये एक फिगर कुछ इस तरह से फिगर दी गई है। इसमें देखें कि हमारे पास जो है ये पॉइंट O है जो फिगर में दिया गया है, और यहां पर 1.0 मीटर ये सारा डिस्टेंस है जो यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। और इसके इस पॉइंट पर जो है एक वेट जो है या फोर्स समझ लें 80 न्यूटन की फोर्स यहां पर अप्लाई हो रही है, और इसके इस पॉइंट पर यहां पर एक एंगल जो है वो 30 डिग्री का बना हुआ है, और यहां पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है 60 न्यूटन, ठीक है जी। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का, वो है D। ये भाई फिगर है। अब देखें इसके मुताबिक हमें जो यहां पर, अब मैं एग्जांपल जरा रीड आउट कर देता हूं हमने क्या फाइंड आउट करना है और क्या चीजें गिवन है। ये एक मीटर स्टिक है, पूरे मीटर की है, ठीक है, 1 मीटर की। तो एट इट्स वन एंड ओ ऑन अ टेबल सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली, ठीक है। इसको इस तरह से टेबल पे रखा गया है कि एक एंड इसका जो है ओ जो है वो टेबल पर है, और आप इसको दूसरे एंड से रोटेट कर सकते हैं। 1/4 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 18 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्टिक एट इट्स फ्री एंड। जो इसका फ्री एंड है यहां पर दूसरे एंड पर 18 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है। एंड अदर फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। दूसरी फोर्स 60 न्यूटन जो है वो 30 डिग्री एंगल पर जो है वो एक्ट कर रही है। तो विद द स्टिक, ठीक है, तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ स्टिक दैट इज पिन्ड शुड बी सेकंड फोर्स एट सच दैट द स्टिक डज नॉट रोटेट। आपने बेसिकली ये जो डिस्टेंस डी फाइंड आउट करना है कि भाई जो दूसरी फोर्स 60 न्यूटन की अप्लाई कर रही है उसका जो मोमेंट ऑफ डी है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास थी एग्जांपल सारी जो गिवन थी, इसमें हम लोग जो है वो इसका डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें गिवन है। हमारे पास जो है वो एक फोर्स है जो कितनी है, वो है जी 60 न्यूटन, यानी एफ हमारे पास एक फोर्स गिवन है वो है जी 60 न्यूटन, ठीक है। और इसके साथ जो हमें थीटा, इसको मैं चलें एफ से डिनोट कर लेता हूं, फोर्स एफ इज इक्वल टू 60 न्यूटन, और इसके साथ थीटा दिया गया है एंगल, यानी थीटा वो कितना है 30 डिग्री। अच्छा जी, अब यहां पर देखिए इसके ये फोर्स जो है वो एंगल पर 30 डिग्री के एंगल पर, यानी इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे।
जो हमने फाइंड आउट करने हैं, एक इसका एफ एक्स कंपोनेंट होगा, वो फाइंड आउट करना है, एक इसका एफ वाई कंपोनेंट होगा, वो फाइंड आउट करना है आपने। उसके बाद आपके पास जो है ये जो लेंथ है, मीटर की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ हमारे पास स्टिक जो है, मीटर स्टिक, लेंथ ऑफ स्टिक जो है वो कितनी है, वो हमारे पास है जी। इसको मैं मतलब इसका नाम जो है आप रख लें, चलें डी डैश कर लें, ये डी है। अभी हमने जो फाइंड आउट करना है उसको हमने डी रखा है, तो इसकी लेंथ हम डी डैश रख लेते हैं, वो कितनी है 1.0 मीटर। और इसी तरह से ये जो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है फोर्स, ये कौन सी होगी, एफ वाई। तो यहां पर जो फोर्स है, यानी फोर्स एट फ्री एंड, जो फ्री एंड पर एक्ट कर रही है, उसको हमने नाम दे दिया है एफ वाई डैश। और ये कितनी है, ये हमारे पास है 18 न्यूटन। जरा बात को फॉलो करना है आपने कि हमारे पास इसका मोमेंट आर्म डी डैश गिवन है, ये फोर्स भी गिवन है 18 न्यूटन जहां ये एक्ट कर रही है, इसका मोमेंट आर्म निकालना है। लेकिन यहाँ पर दो फोर्सेज होंगी, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। अब हम जरा सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, जिसमें हमने पहले एफ एक्स फाइंड आउट करना है, फिर एफ वाई। तो भाई एफ एक्स किसके इक्वल है, वी नो दैट एफ एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ डॉट कॉस थीटा की। ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। तो इसमें आप एफ की वैल्यू पुट कर लें, एफ की वैल्यू कितनी है फोर्स की, वो है 60 न्यूटन। इसको मल्टीप्लाई करना है cos 30 डिग्री के साथ, कैलकुलेटर यूज करेंगे हम लोग, यानी cos 30 की वैल्यू चेक करेंगे कितनी है जी, cos 30 वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.866, यानी 60 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.8866। तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, 60 के साथ। आंसर आता है जी हमारे पास 51.96 न्यूटन एफ एक्स हमारे पास जो है वो फोर्स आ जाती है। इसके बाद आपने क्या निकालना है, एफ वाई कंपोनेंट। तो एफ वाई कंपोनेंट जो है फोर्स का, वो किसके इक्वल होगा, एफ इंटू साइन थीटा के, ठीक है, एफ इंटू साइन थीटा। तो देखें जी एफ हमारे पास, फिर से वैल्यू पुट करें, यहाँ पर भी जैसे हमने वैल्यूज पुट की हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज, मैंने लिखा नहीं है, लिख लिया करें साथ साथ, बाय पुटिंग वैल्यूज। तो देखें भाई फोर्स एफ कितनी है, यहाँ पर भी 60 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री। तो 60 न्यूटन को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 30 से, भाई देखें साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है कैलकुलेटर से, ये है जी साइन और ये 30, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.5। तो यहाँ लिखेंगे 0.5। अब 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 न्यूटन के साथ, मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर आ रहा है जी 30 न्यूटन। जो एफ वाई कंपोनेंट है वो हमारे पास आ रहा है 30 न्यूटन। अब चूंकि आपके पास देखें दो कंपोनेंट्स आ गए हैं, एक इस फोर्स के जो 60 न्यूटन की थी, एफ एक्स और एक एफ वाई। अब इसमें जो रोटेशन पैदा होगी, इसकी वजह से तो आप देख रही हैं 18 न्यूटन की वजह से जो फोर्स इसमें पैदा होगी, वो जो इसमें जो टार्क प्रोड्यूस होगा इस फोर्स की वजह से, वो देखें कौन सा होगा, वो आपके पास क्लॉकवाइज टार्क पैदा होगा। यहां पर कौन सा टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्लॉकवाइज। अब देखिए दूसरी फोर्स वो यहां एक्ट कर रही है, ठीक है। अगर इस फोर्स की वजह से हम टॉर्क देखें, तो जहां पर इस फोर्स की वजह से दो फोर्सेस हैं, एक एफ एक्स है और एक एफ वाई। एफ एक्स अगर हम देखें तो वो हॉरिजेंटल है देखिए सॉरी बेटा, एफ एक्स जो हॉरिजेंटल फोर्स है, इसकी वजह से तो रोटेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी, तो इसलिए जो आपकी एफ एक्स है वो इस रोटेशन में यानी टॉर्क प्रोड्यूस करने में वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। तो आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज a horizontal force which does not participate in rotation of, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्टिक, क्या रोटेशन ऑफ स्टिक, यानी स्टिक की जो रोटेशन है उसमें आपका एफ एक्स जो कंपोनेंट है फोर्स का, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो मींस इसका कंसर्न खत्म हो जाता है आपका, रह जाते हैं आपके पास फिर एफ वाई, ठीक है जी। अब हम इसके लिए जो है हम लोग आगे जाएंगे, मतलब मैं यहां पर थोड़ा सा इस जगह पे आपको सॉल्व करता हूं, ठीक है। देखें अब जो है आप लोगों ने मोमेंट जो आपका पीछे हमने अभी जो डिस्कस किया है, अभी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वो आप अप्लाई करेंगे यहां पर, बाय
प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है कि टोटल टॉर्क जो होता है एंटी क्लॉकवाइज वो किसके इक्वल होता है, टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो यहां आप लिखेंगे टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज, ये जरा मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं, क्लॉकवाइज टॉर्क, ये जगह शॉर्ट में, यानी दोनों जो टॉर्क होंगे वो टोटल एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इसकी वजह से तो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इस तरफ हम लिख सकते हैं हमारे पास जिसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन कौन सी फोर्स है। एक आपके पास एफ वाई डैश है, ठीक है, यहां हमने लिखी है वाई डैश, हमने फोर्स एफ वाई डैश नहीं लिखी हुई, तो भाई हाँ ये लिखी हुई है एफ वाई डैश, तो ये लिखेंगे भाई आप एफ वाई डैश, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, डी डैश के साथ, ठीक है जी। दूसरी तरफ जो है आपके पास जिसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उसमें मैंने आपको बताया कि एफ एक्स कंपोनेंट इस फोर्स का एक्ट नहीं कर रहा, वो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, सिर्फ एफ वाई। तो आपका जो कंपोनेंट है वो एफ वाई और डी, आप लिखेंगे एफ वाई मल्टीप्लाई बाय ये डी जो हमने फाइंड आउट करना है मोमेंट आर्म, ठीक है जी। अब इसमें आप वैल्यूज फिर से पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज, एफ वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो हमने कंपोनेंट एफ वाई निकाला है वो है 30 न्यूटन, तो यहां लिखें जी 30 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डी, और एफ वाई डैश जो है आपके पास वो कितना है, वो आपके पास है 18 न्यूटन। 18 न्यूटन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी डैश, डी डैश कितना है 1 मीटर, तो यहां लिखें जी 1 मीटर। अब आपने डी चूंकि फाइंड आउट करना है तो डी इज इक्वल टू 18 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1, 18 न्यूटन रहेगा 7 न्यूटन मीटर, और डिवाइडेड बाय ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 30 न्यूटन डिवाइड करेगा, तो डी की वैल्यू देखें यहां से क्या आएगी भाई, 18 को आप 30 पे डिवाइड कर लें, 18 डिवाइडेड बाय 30, तो आपके पास आंसर आता है 0.6। देखें जी 0.6, ये न्यूटन जो है वो न्यूटन से कैंसिल हो गया, यानी यूनिट को भी मॉडिफाई कर लें साथ, तो मीटर सिर्फ आपके पास आएगा, ये आंसर होगा डी जो हमें रिक्वायर्ड था वो कितना होगा 0.6 मीटर। तो बेटा ये जो एग्जांपल्स होती हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, 12 दफा आपको एक ही बात मैं समझा चुका हूं कि आपने बेटा अपने हाथों से इनकी प्रैक्टिस करना होती है। तो इसकी प्रैक्टिस आपने इसकी फिगर को समझकर, जब तक आप फिगर को नहीं समझेंगे तब तक आपको इसकी समझ नहीं आएगी, तो इसको समझ कर प्रैक्टिस करनी होती है, तो फिर आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।